स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज का सेशन हम लोगों का CDPO की जो संभावित परीक्षा है 10 जून को होने वाली है उससे रिलेटेड आज का सेशन चलेगा। आज हम लोग सामान्य भूगोल से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको देखेंगे, उसे हल करेंगे। प्रश्नों को देखने से पहले दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं सामान्य भूगोल से संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो CDPO में आने की संभावना है, उनको हल करेंगे एक एक करके और उससे संबंधित जो व्याख्या है उसे भी हम लोग देखते चलेंगे। सामान्य भूगोल के अंतर्गत अभी हम लोग दोस्तों विश्व का भूगोल करेंगे। विश्व का भूगोल भी हमारे सिलेबस में है, CDPO के सिलेबस में। तो सबसे पहले हम लोग विश्व के भूगोल से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको देखते हुए चलेंगे और उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग नहीं है कौन सा? ऑप्शन डी नीहारिका। धूमकेतु, क्षुद्रग्रह और ग्रह सभी सौरमंडल के भाग होते हैं। व्याख्या को देखते चलेंगे। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य, तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएँ, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि नीहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। यहाँ से एक दो प्रश्न और बनते हैं कि सौरमंडल का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ है? तो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। नेक्स्ट है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 179। ये प्रश्न आपके 69वीं BPSC प्री में 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, यहाँ व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। एक मानक ग्लोब पर 1 अंश के अंतराल पर कुल 179 रेखाएं हैं, जिसमें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर क्रमशः 89 रेखाएं तथा एक भूमध्य रेखा होती है। मानक ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। अक्षांश पृथ्वी के मध्य भाग से किसी स्थान पर बिंदु की कोणीय दूरी है। दोस्तों हम लोग BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसलिए लिए हैं क्योंकि झारखंड में अभी तक CDPO के एक भी एग्ज़ाम्स नहीं हुए। जब से झारखंड बना है 24 साल बाद ये पहली परीक्षा हो रही है, इसलिए उसका प्रीवियस ईयर का कोई भी आधार नहीं है कि हमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। फर्स्ट बार एग्ज़ाम हो रहा है, तो इससे पहले जो हमारा बिहार राज्य है उससे झारखंड बहुत कुछ सीखता है, उससे लेता है, तो उस तरह का ही पैटर्न वो निर्धारित करता है। इसलिए हम लोगों ने BPSC के क्वेश्चन को ही मानक माना है कि इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप लोग इसे करते चलेंगे, यही हमारा अभी तक का आधार है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ब्रह्मांड में पल्सर घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्रह्मांड में जो पल्सर है एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। अधिकांश न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जाते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौरमंडल का जो प्रधान आकाशीय पिंड होता है वो सूर्य है। एक तरह से समझे तो सौरमंडल का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोपरनिकस। ईस्वी में एक हस्तलिखित निबंध कमेंट्रेलियस लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6वीं सदी ईसा के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद बराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। आंसर है
ऑप्शन डी 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा का जो चक्कर है वो सूर्य पूरा कर लेता है। यहाँ हम लोग व्याख्या देखेंगे। सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kbc या 25.896 लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा 720,000 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहलाती है। अतः निकटतम विकल्प के रूप में विकल्प डी अभिष्ट। नेक्स्ट है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन AIAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध में ही देखा जा सकता है। 88 तारामंडल में ज़्यादातर दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्रुव तारा जो है पोलरिस का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है बुध ही ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सौरमंडल में केवल 2 ग्रह बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 तथा नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें ट्रिटोन एवं नेरीड प्रमुख हैं। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। इससे पहले 9 ग्रह होते थे 2006 से पहले, अब 8 ग्रह हो गए हैं क्योंकि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका माध्य तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार कहते हैं शुक्र ग्रह को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और सायंकाल का तारा कहा जाता है तथा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि के साथ बृहस्पति अरुण और एवं वरुण वलयों से युक्त ग्रह है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है वो 8 मिनट। 8 मिनट के समय में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। अतः सही निकटतम उत्तर आपका सी ही होगा। नेक्स्ट है, सूर्य को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग। आंसर है ऑप्शन बी 365.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव वर्नल इक्विनेक्स से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकंड या 365.242 दिन होते हैं। वर्ष 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट 9 मिनट के स्थान पर 53.26 सेकंड 9.51 सेकंड के स्थान पर की गणना की गई। ऐसे वर्षों को परिवर्ष एनोमेलिस्टिक ईयर्स कहते हैं। 2 क्रमागत उपसौरों के बीच के समय को परिवर्ष कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है दोस्तों कि परिवर्ष किसे कहेंगे।
नेक्स्ट है पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों वो सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टार उत्तर में लगा दिया गया है। आप इसको जो व्याख्या दिया गया है उसको पढ़ के समझेंगे कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि 40,090.28 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है, अर्थात पृथ्वी के परिभ्रमण की गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति बराबर 1670 किलोमीटर प्रति 60 मिनट बराबर 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। चूँकि दोस्तों यहाँ पे किसी भी विकल्प में अभिष्ट उत्तर नहीं दिया गया है 27.8, इसलिए वहाँ स्टार लगा दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। आंसर है आपका 23 डिग्री अक्षांश के पास, ऑप्शन बी। इसे थोड़ा समझेंगे कि किस तरह से। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की चार प्रमुख भौगोलिक स्थितियां हैं दोस्तों। पहला है आपका 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायु दाब का पाया जाना। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती रहती हैं, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका है महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वमुखी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती हैं। कैलिफोर्निया जो उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी सहारा उत्तरी अफ्रीका, आटाकामा दक्षिणी अमेरिका और नामीब दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका इसी प्रकार के मरुस्थल हैं। 3 है पर्वतों की वृष्टि छाया। मरुस्थल बनने के कारण क्या हो सकते हैं, वो कारण दिया गया है। रेन शैडो जो है वृष्टि छाया जिसको कहते हैं। क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल डेथ वैली, पेटागोनिया मरुस्थल, अर्जेंटीना और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख हैं। चौथा कारण आपका हो जाएगा महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ हैं। इसमें है ग्रेट बेसिन मरुस्थल यूएसए, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया है। ये महाद्वीप जो है वो मध्य भाग में स्थित है। मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूर स्थित है। नेक्स्ट है एक प्रभावी कोरियोलिस बल जिस कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायु दाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अच्छी गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जी कोरियोलिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम कोरियोलिस बल पड़ा। इस प्रकार दिए गए। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों यहाँ पे सौरमंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम इस प्रकार दिया गया है। आप एक बार इसको देख लेंगे कि सबसे बड़ा आपका शनि बृहस्पति दिया है, फिर शनि है, फिर अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, फिर शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, फिर बुध है। नोट में आपका दिया गया है कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। सबसे कम घनत्व है शनि का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ आपके दिया गया है कि ग्रह और घनत्व किलोग्राम प्रति एम क्यूब में दिया गया है कि पृथ्वी का कितना है 5514 है, मंगल का 3934 है, शुक्र का 5243 है, शनि 687। अतः शनि सही उत्तर है, आपको डील करके यहाँ बताया गया। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो पृथ्वी के आंतरिक परत में नीफे के निर्माण में निकेल और फेरम की प्रधानता होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है, कितना लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29.5 वर्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक
परिक्रमा में लेता है? तो ये एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष लेता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। आंसर है दोस्तों पृथ्वी के आयाम की माप से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जोड़ा है अपघटक और जीवाणु, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ आप लोग व्याख्या में देखेंगे कि उत्पादक का संबंध घास है, प्राथमिक उपभोक्ता हिरन हो गया, अपघटक जीवाणु हो गया डिकम्पोज करता है, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा आपका तेंदुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो है महाद्वीप उसका भूभाग सबसे कम है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ व्याख्या में विश्व के 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल एशिया का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग सबसे कम न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? आंसर है दोस्तों सवाना। सवाना जो है वो घास का मैदान है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य। व्याख्या आपकी खगोलीय इकाई एयू पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। खगोलीय इकाइयों का उपयोग आमतौर पर हमारे सौर मंडल के भीतर दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। इसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों WM डेविस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? प्रधान मध्याह्न रेखा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रधान देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा नाम से भी जाना जाता है। तो ये ग्रीनविच रेखा किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहेंगे? तो 180 डिग्री देशांतर को कहेंगे। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम, आपका फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो। नेक्स्ट है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 6 बजे शाम। इसे समझ लीजिए। सामान्यतः 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 1 डिग्री देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होता है। अतः 90 डिग्री देशांतर पर 90 × 4 = 360 मिनट या 6 घंटे का अंतर होगा। इसीलिए 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू का स्थानीय समय 6 बजे शाम होगा, जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर के 12 बज रहे होंगे। नेक्स्ट है किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी बघेलखंड। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों व्याख्या को। बघेलखंड पठार जो है छत्तीसगढ़ पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। यह दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर क्रॉसिंग पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर ये एक दूसरे को काटती है? तो सूरजपुर के क्रॉसिंग पॉइंट पर। भारतीय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य आपके दिए गए हैं। यहाँ से होकर कौन गुजरती है? तो मानक देशांतर रेखा। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ भी प्रश्न आपके बनते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न, और यहाँ पे भी आपके एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, इसे भी व्याख्या को हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी श्रृंखला है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ व्याख्या देखेंगे हम लोग। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये विश्व की है, ठीक है। हालांकि प्रश्नगत विकल्पों में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। जब विश्व की बात आती है तो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका का दिया रहता है एंडीज पर्वत, लेकिन ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है, यहाँ दिया गया है रॉकी।
तो इसलिए यहाँ रॉकी आंसर हो जाएगा, जो कहाँ का है, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जब होगी तो दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत श्रृंखला होगा। अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन AOA के अनुसार पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड ओशान रिज है, जिसका लगभग 90% भाग समुद्र के नीचे है। नेक्स्ट है क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। तो क्रॉल जो है वो दक्षिणी अफ्रीका की एक प्रकार की निर्मित संरचना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्रॉल जो है दक्षिण अमेरिका में लकड़ियों एवं झाड़ियों आदि से मवेशियों के बाड़ों के चारों ओर सामान्यतः गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचनाओं को कहा जाता है। तो क्रॉल क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये भी बनता है आपका कि लकड़ियों एवं झाड़ियों आदि से मवेशियों के बाड़ों के चारों ओर गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचना है। नेक्स्ट है दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई। इसके व्याख्या को हम लोग देखेंगे। कतिपय आकलनों के अनुसार दुनिया के कुल बड़े बांधों यानी 15 मीटर या अधिक ऊंचाई या 3 मिलियन घन मीटर से अधिक भंडारण क्षमता की संख्या का लगभग आधा चीन में है। एक अन्य आकलन के अनुसार दुनिया के बड़े बांधों में से 57% भारत और चीन में है। भारत और चीन में मिलाकर 57% है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। तो विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान जो है वो आटाकामा में है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आटाकामा जो है दोस्तों वो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। नेक्स्ट है तुम्माल पल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है। तो ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ हम लोग व्याख्या देखेंगे। तुम्माल पल्ले खदान जो है आंध्र प्रदेश राज्य के YSR जिले पूर्व नाम कडप्पा जिला में अवस्थित है। वर्ष 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग ने यहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार होने की पुष्टि की थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है दोस्तों प्रशांत महासागर से होकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्याख्या को देखेंगे हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहां कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम लोग जानते हैं दोस्तों विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 44,56,85,000 वर्ग किलोमीटर है। एक नज़र आप लोग यहाँ पे देख लेंगे अन्य महाद्वीपों कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ आप लोग देखेंगे दोस्तों कि उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। उपयुक्त प्रश्न में एशिया न दिए जाने के कारण सही उत्तर विकल्प बी होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तो सबसे अधिक देश अफ्रीका में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि प्रत्येक महाद्वीप में देशों की संख्या निम्नवत है। अफ्रीका जो है उसमें सबसे ज़्यादा है, 54 है। यूरोप में 49 है। एशिया में 48 है। उत्तरी अमेरिका में 23 है। दक्षिणी अमेरिका में 12 है। नेक्स्ट है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण किसका उदाहरण है। तो मशरूम शैल का निर्माण जो होता है वो अपघर्षण से होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ आप लोग देखेंगे दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके BPSC CDPO 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ से आप आकलन कर सकते हैं कि CDPO की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है या पूछे जाते हैं। यहाँ हम लोग व्याख्या देखेंगे कि रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण अपघर्षण का उदाहरण है। छत्रक शैल या गारा शैल जो होता है मशरूम रॉक अपरदनात्मक प्रकार की स्थलाकृति है। इसमें चट्टानों के निचले भागों में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बनती है। ये छत जैसा होता है। नीचे का भाग जो है वो घर्षण के कारण टूट फूट जाता है और ऊपर का भाग छत की तरह बना हुआ रहता है, इसलिए इसके मशरूम शैल बोलते हैं।
नेक्स्ट है जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। व्याख्या को देखेंगे, जापान के प्राकृतिक संसाधनों में सर्वाधिक प्रमुख समुद्री मछलियाँ हैं तथा मत्स्यन वहाँ की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। वहाँ खनिज संसाधन काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं तथा वहाँ की भूमि पर वनों का बाहुल्य है। क्योंकि ये समुद्र के बीच महाद्वीप की तरह है, एक द्वीप की तरह बना हुआ है, जापान बसा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो मछली का काम होता है सबसे ज़्यादा होता है। आर्थिक गतिविधि मछली पालन पे ही डिपेंड करती है और खनिज का संसाधन कम मात्रा में, क्योंकि भूमि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है और वहाँ पे वनों का बाहुल्य, जहाँ भी भूमि है वहाँ पर ज़्यादातर वन है, इसलिए खनिज कम मात्रा में पाए जाते हैं। जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने हेतु समुद्र का प्रयोग किया था। जापान में प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में केवल विकल्प एक ही कथन सही सर्वाधिक सटीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है? तो सबसे अधिक लवणता मृत सागर में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कभी कभी जो प्रश्न है वो ऐसे भी पूछे जाते हैं कि मृत सागर में कितनी लवणता पाई जाती है, तो यहाँ है 238 से 240%। और हालांकि विश्व में सर्वाधिक लवणता तुर्की की वान झील 330 से 335% में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चिली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो सर्वाधिक द्वीप इंडोनेशिया में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न में दिए गए देशों में द्वीपों की संख्या क्या है। इंडोनेशिया में 17,508 है, फिलीपींस में 7,641 है, मालदीव में 1,192 है, क्यूबा में 4,195 है। इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशनोग्राफिक विभाग के अनुसार उसके द्वीप समूह में 17,508 द्वीप हैं, जिसमें 6,000 द्वीपों पर बसाव है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोर्नियो। नेक्स्ट है, सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम याकोन किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र रूस में ही है। यहाँ आप ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है दोस्तों। देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में पूछी गई है, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना, इसलिए इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। व्याख्या में आप देख सकते हैं कि विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम याकोन रूस में है। यह रूस के शाखा याकुतिया गणराज्य में इंडिगिड़का नदी के तट पर अवस्थित एक ग्रामीण बस्ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सीमा रहित सबसे बड़ा देश जापान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखेंगे इसकी व्याख्या को, ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है। तत्पश्चात जो आपका आता है फिलीपींस आता है, ये आपका 3 लाख वर्ग किलोमीटर में है। न्यूजीलैंड जो है 2,68,838 वर्ग किलोमीटर है तथा क्यूबा 1,10,860 वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से होन्शु जो है जापान का वो सबसे बड़ा द्वीप है। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू का समूह है। उपयुक्त चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का भाग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ देखेंगे व्याख्या, ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है ए वेगनर द्वारा विकसित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ व्याख्या को देखेंगे, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित किया गया है। ये कभी प्रश्न आपका दे सकता है।
ये आपका मेंस के भी प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेगनर के अनुसार लगभग 20 से 22.5 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में 7 महाद्वीप के रूप में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आग्नेय चट्टान जो है वो वे क्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय दोनों ही होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ हम लोग देखेंगे आग्नेय चट्टान, जिसको इग्नियस रॉक पिघले कहते हैं, पिघले मैग्मा के ठंडे एवं ठोस होने से बनती है। रवेदार होती है, परतें नहीं पाई जाती हैं, पूरा जीवाश्म में भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होती है। पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। तो यहाँ बहुत बार प्रश्न बनते हैं कि आग्नेय चट्टान कैसी होती, परतें पाई जाती हैं या रवेदार होती है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये शैलें स्तरों से निक्षेपित हैं। देखिए, अवसादी शैल जो होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इनमें जीवाश्म यानी फॉसिल और परतें पाई जाती, किंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती। इनका कहना अवसादी शैल वैसा है जो दूसरे चट्टान के टूटने फूटने या जमा होने से, एक जगह जमा होने से बनती है। तो यहाँ परत भी बनेगी और जीवाश्म भी इसमें पाए जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ये सही है। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, ये सही नहीं है। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, ये सही। आपका आंसर हो जाएगा इसके अनुसार ऑप्शन बी 1, 2 और 4। यहाँ पे हम लोग व्याख्या देख लेंगे। ग्लेशियरों या हिम के पिघलने से प्राप्त जल धाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे संकरे कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले एस्कर होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित अस्तर रूपों में ड्रमलिन गुलाश्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं, जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, माउंट एटना है। माउंट एटना जो है दोस्तों वो एक ज्वालामुखी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। माउंट एटना जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3357 मीटर है। नेक्स्ट है, मौना लोवा उदाहरण है। मौना लोवा उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। आंसर है ऑप्शन ए। मौना लोवा जो है दोस्तों वो हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। पहला है, सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अध्यागमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई है। सही है। बी में दिया, परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। ये भी सही है। सी में, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। ये सही नहीं है। आपका डी में है, बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रवर्तन शक्ति पूर्वी पश्चिमी दिशा में थी। ये भी सही है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सही नहीं है। यहाँ आप लोग व्याख्या में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर स्थित इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के अंदर आए
रिक्टर स्केल पर 9.1 परिणाम के भूकंपों से उत्पन्न सुनामी लहरों से लगभग 2,40,000 लोगों की मृत्यु हुई। तो यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है कि ये सुनामी कब आया था। 26 दिसंबर 2004 को कहाँ आया था? हिंद महासागर में। सबसे ज़्यादा हताहत कहाँ हुए थे? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से ये उठा था। और इसका रिक्टर स्केल पर कितना परिमाण था? 9.1। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत, ऑप्शन बी। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा 8,848.86 मीटर सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिमालय एक नवीन मोरदार वलित पर्वत है, अतः स्पष्ट है कि अधिकांश विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ इन्हीं वलित पर्वतों पर स्थित है। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है? तो नवीन मोरदार वलित पर्वत है। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट का यहाँ पर ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा? तो 8,848.86 मीटर। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सेक्शन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट रूप में देखेंगे। दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमारे सेशन में जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब कर देंगे। और सेशन अच्छा लगा हो तो एक से एक लाइक ज़रूर देंगे और दोस्तों में भी शेयर करेंगे। दोस्तों, ये विश्व का भूगोल हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे और इसमें हम लोगों ने 56 क्वेश्चन को देखा है। ये सीरीज़ आपका आगे भी जारी रहेगा। फिर दूसरे सेशन में यहाँ से आगे हम लोग प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आपके भूगोल में बन रहे हैं। और CDPO की परीक्षा जो 10 जून को संभावित है, उसमें आने के चांसेस है। तो हर टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ, व्याख्या को अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में मुझे उम्मीद है कि हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।